हेलो दोस्तों, सीडीपी के लेसन 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इस टॉपिक में आज हम मेन जो 11 प्रिंसिपल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हम 2 लेक्चर्स देख चुके जिसमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन टॉपिक्स को हम कवर कर चुके। अगर आप उर्दू मीडियम से हो और आप सीटीटी देना चाहते हो तो आपके लिए वहाँ पर बहुत हेल्पफुल जो है तो उर्दू में हिंट्स दी गई हैं जिसकी मदद से आपको वो चीज़ें समझने में आसानी होगी। साथ ही आपको हर टॉपिक के 15-15 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम सभी क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर सके। और साथ ही साथ पीवाईक्यूज़ भी हम कवर करेंगे। चलते हैं हम आज के टॉपिक के पहले स्लाइड पर। इस टॉपिक में सबसे पहले हम जो है तो प्रिंसिपल की डेफिनेशन और मीनिंग जान लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की डेफिनेशन अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, कह रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट आर द बेसिक साइंटिफिक गाइडलाइंस दैट एक्सप्लेन हाउ एंड इन व्हाट ऑर्डर अ चाइल्ड ग्रोज फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली। यानी वो बुनियादी उसूल या रहनुमा खतूत जो ये बताते हैं कि बच्चे की जिस्मानी, ज़हनी, समाजी और जज्बाती बढ़ोतरी किस तरतीब में और किस अंदाज में होती है। यानी हम उसूलों के बारे में बात करने वाले हैं, ये इस बात से जाहिर हो गया है। मीनिंग क्या लेंगे? दिस प्रिंसिपल डिस्क्राइब द यूनिवर्सल एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. They help teachers and parents understand the normal process of growth and plan learning activities according to the child's stage. यानी बच्चे की जो सतह है उसके मुताबिक जो है तो जो पैटर्न्स होते हैं, प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स, वो क्या होते हैं, जिसे हम उर्दू में अगर देखा तो क्या लिखा है, ये उसूल हमें बच्चे की नशोनुमा के आम और काबिल पेशगोई तरीक़ों को समझने में मदद देते हैं ताकि हम सीखने के अमल को उसके मरहले के मुताबिक तरतीब दे सके। अब इससे हम क्या मुराद लेंगे? हम सभी प्रिंसिपल्स जब पढ़ेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि ये कैसे एक इनका सीक्वेंस होता है, कब कौन सा बच्चा कैपेबल होता है किस चीज़ के लिए, है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। क्या है इस प्रिंसिपल में? ये कौन सा उसूल है? कंटिन्यूटी एंड चेंज। द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज स्टेट्स दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। चाइल्ड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, ना रुकने वाला अमल, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ज़िंदगी भर चलने वाला अमल। बट विद इन दिस कंटिन्यूअस ग्रोथ स्पेसिफिक चेंजेस ऑकर एट डिफरेंट स्टेजेस। यानी अलग अलग जो है सतहों पर अलग अलग चेंजेस, कभी जो तो कुछ चेंजेस अचानक से रुक जाएंगे, कुछ चेंजेस अचानक से हो जाएंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये अमल होता रहता है। क्या कह रहा है आगे? ग्रोथ नेवर स्टॉप सडनली, इट मूव्स स्टेप बाय स्टेप। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की प्रोग्रेसिंग। यानी ये चीज़ें जो है तो ये प्रोग्रेस होते रहने वाली चीज़ें हैं। बट न्यू एबिलिटीज़ एंड बिहेवियर्स अपीयर एट डिफरेंट एजेस। यानी उसके बर्ताव में तब्दीलियाँ जो रहती हैं और काबिलियत की तब्दीलियाँ ये हमें उस जो तो एज के मुताबिक देखने को मिलेंगी। अ बेबी फर्स्ट बैबल्स, देन स्पीक वर्ड्स, देन फॉर्म सेंटेंसेस। हाइट ग्रोज कंटिन्यूसली बट प्यूबर्टी ब्रिंग्स सडन विजिबल चेंजेस। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो बेबी है वो डायरेक्टली, हम देखते हैं कोई भी बच्चा डायरेक्टली बोलने नहीं लग जाता। सबसे पहले क्या होता है, वो बैबलिंग करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, कुछ जो तो अल्फाज बड़बड़ाएगा और उसके बाद वो सेंटेंस बनाने की कोशिश करेगा। और उसी तरीके से हाइट जो है तो कंटिन्यूस बढ़ती रहेंगी। लेकिन जब उसका बलोगत की उम्र आएगी तब जो है तो हमें कुछ जो तो चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे पिंपल्स का आना, बॉडी में चेंजेस, है ना, मेल फीमेल में। इस तरीके के वहाँ पर विजिबल चेंजेस भी हमको बॉडी में देखने के लिए मिलेंगे, है ना। उसमें जो है तो काफ़ी चीज़ें आती हैं।
तसलसल और तब्दीली का उसूल ये बताता है कि बच्चे की नशोनुमा एक मुसलसल अमल है, लेकिन इस तसलसल में हर उम्र के मरहले पर मखसूस तब्दीलियाँ आती हैं। तरक्की कभी अचानक नहीं रुकती बल्कि मरहलावार बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। हर उम्र में नई महारतें और आदत सामने आती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज हमने यहाँ पर समझे। कंटिन्यूटी में क्या चीज़ें हैं ये भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला, और चेंज में क्या है तो वो भी हमने यहाँ पर देखे कि वो प्यूबर्टी में काफ़ी चेंजेस हमको देखने मिलेंगे, और कंटिन्यूटी में फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल चीज़ें जो है तो कवर अप हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, द प्रिंसिपल जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स दैट द चाइल्ड्स ग्रोथ मूव्स फ्रॉम ब्रॉड होल बॉडी मूवमेंट्स और रिएक्शंस टू मोर प्रिसाइज एंड डिफाइंड एक्शन। यानी पहले वो जो तो पूरी बॉडी से जो है तो वो हरकत करता है, लेकिन बाद में जो है तो वो हर एक चीज़ का मूवमेंट सीख जाता है। जैसे हम आगे समझते हैं किस तरीके से, एट फर्स्ट इन्फेंट मेक लार्ज रैंडम मूवमेंट्स, यानी बच्चा पूरा बॉडी को हिलाएगा, करवट होगा या पूरी बॉडी के साथ हो रहा है ना। With time and brain muscle maturity, they develop fine motor skill, small control action. This applies to physical, emotional and language development too. यानी अब देखो नीचे यहाँ पर देगा, अ बेबी फर्स्ट वेव्स बोथ आर्म, यानी पहले वो कंधों पास से जो है तो अपने हाथों को हरकत देता है। लेटर ग्रैब्स टॉय विथ फिंगर, बाद में उंगलियों को फिंगर देना सीखता है। आप बहुत कम उम्र के बच्चे को अगर आप टॉय देंगे उसके हाथ में तो वो पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अभी वो कैपेबल नहीं हुआ है, उस चीज़ के लिए वो मैच्योर नहीं हुआ है कि वो खिलौनों पर अपनी पकड़ बना सके। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी पहले वो हाथ को अपनी मूवमेंट देना सीखेगा, उसके बाद वो फिंगर्स को मूवमेंट देगा। और उसी तरीके नीचे क्या कह रहा है, स्पीच बिगिनस विथ क्राइंग साउंड, यानी सबसे पहले वो रोने की आवाज़ निकालता है, फिर उसके बाद सिंगल वर्ड्स निकालता है, उसके बाद वो एक सेंटेंसेस बोलना सीखता है। अब आम से खास का उसूल बताता है कि बच्चे की नशोनुमा पहले वसी और आम हरकत से शुरू होती है और फिर बारीक और ख़ास महारतों की तरफ बढ़ती हैं। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके। उसके बाद क्या कह रहा है, शुरू में बच्चा बड़े और बेतरतीब हरकत करता है, फिर दिमाग और पट्टों की पुख्तगी के साथ छोटी और कंट्रोल शुदा हरकत सीखता है। इस पर भी हम जो है तो बात कर चुके। तो हमने जनरल टू स्पेसिफिक सीखे, इसमें जो है तो हम ये तो सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये चीज़ें भी हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। क्या कह रहा है, पेशगोई का उसूल। द प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी स्टेट दैट चाइल्ड डेवलपमेंट फॉलोज ए रेगुलर एंड ऑर्डरली सीक्वेंस, सो वी कैन फोरकास्ट द नॉर्मल ऑर्डर एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इवन दो the speed may vary from child to child. All child grow in a universal pattern, sitting, crawling, standing, walking. क्या कह रहा है कि देखिए ग्रोथ का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, लेकिन वक्त जो है तो मुख्तलिफ हो सकता है, वक्त जो है तो मुख्तलिफ हो सकता है ना। स्पीड यानी कोई बच्चा हो सकता है जल्दी बैठना सीख जाए, जल्दी करवट लेना सीखे, जल्दी से चलना सीख जाए, हो सकता है कोई बच्चा लेट सीखे, यानी वक्त डिफरेंट हो सकता है, लेकिन चीज़ें वही तरतीब से होंगी। कोई ऐसा नहीं होगा कोई बच्चा पहले चलना सीखेगा फिर बैठना सीखेगा, इस तरीके से नहीं होता है। उसके बाद टाइमिंग में डिफर बट द सीक्वेंस स्टेज द सेम, हेल्प टीचर एंड पेरेंट्स सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड डिटेक्ट डेवलपमेंटल डिलेज। बेबीज रोल ओवर बिफोर दे सिट एंड सिट बिफोर दे वॉक। क्या कह रहा है, वही बात जो हम अभी डिस्कस किए कि बच्चा है जो है तो करवट लेता है और उसके बाद बैठना सीखता है, और फिर क्या करता है, बैठने के बाद वो चलना सीखता है। टीथ जनरली अपीयर इन द सेम ऑर्डर, फ्रंट टीथ फर्स्ट, यानी देखिए सभी बच्चों के लिए है कि दांत जब आना शुरू होते हैं तो पहले सामने के दांत आएंगे, उसके बाद साइड के दांत जो है तो आना शुरू होंगे। तो ये सभी में होगा, हो सकता है कि इसमें भी टाइम डिफरेंट हो सकता है। पेशगोई का उसूल ये बताता है कि बच्चे की नशोनुमा एक मुकर्ररा और मुनज़्ज़म तरतीब के मुताबिक होती है, इसलिए हम उसके बढ़ने के आम मराहिल की पेशगोई कर सकते हैं, अगरचे हर बच्चे की रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती हैं। तमाम बच्चे एक आलमी तरतीब में बढ़ते हैं, जैसे बैठना, रेंगना, खड़ा होना, चलना। वक्त मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन तरतीब हमेशा एक जैसी रहती हैं। यही चीज़ हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी।
हमें ये सब एग्ज़ाम में इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हमें समझने के लिए उर्दू की ज़रूरत है, ताकि बाद में हमें जो है तो ये सारी डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इनफरादी फ़र्क का उसूल क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक्सप्लेन्स दैट ईच चाइल्ड इज़ यूनिक। हर बच्चा यूनिक है, showing natural variation in the rate, style and extent of development. Even when following the same general pattern, no two children are exactly alike. यानी दो बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। इन फिजिकल ग्रोथ में इंटेलिजेंस, इमोशन और टैलेंट्स डिफरेंसेस कम फ्रॉम हेरिडिटी, जीन्स एंड इन्वायरमेंट, फैमिली, न्यूट्रिशन, कल्चर, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। यानी देखिए, हम खुद क्लास में कहते हैं कि कोई बच्चा जो है तो खेल में आगे है, कोई बच्चा जो है तो पढ़ाई में आगे है ना, कोई बच्चा जो तो हुनर में आगे है अपने, तो किसी का मेमोरी अच्छा है। तो इस तरीके से हर बच्चे की एक यूनिक स्टाइल होती है वो, लेकिन कोई दो बच्चे एकदम सेम हो ऐसा कहना बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, हो सकता है उनका जहन एक जैसा हो, लेकिन उनका फिजिकली ग्रोथ मुख्तलिफ हो सकता है कि इसका फिजिकली ग्रोथ एक जैसा हो, लेकिन इंटेलिजेंट में फ़र्क हो। यहाँ तक कि ट्विंस में भी देखा गया है कि ट्विंस अगर जो है तो एक जगह हो या मुख्तलिफ जगह, लेकिन उनके अंदर अगर फिज़िकल ग्रोथ सेम है, उनका शेप वगैरह सेम है, लेकिन कई बार देखने को ये मिलता है कि उनका इंटेलिजेंस लेवल कम ज़्यादा होता है या उनका इमोशंस कम ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड होती है। उसके बाद टीचर्स मस्ट एडेप्ट टीचिंग मेथड टू मीट एवरी चाइल्ड्स इंडिविजुअल नीड्स। यानी ये तो हम फोकस करते ही आ रहे हैं कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से क्लास में टीचर को वहाँ पर वो जो मेथड्स है उनको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद क्या कर रहा है, टू चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज, यानी एक उम्र के दो बच्चे हैं, वन मे टॉक अर्ली अनदर लेटर। यानी हो सकता है एक बच्चा जल्द बोलना सीख जाए, एक बच्चा लेट बोलना सीखे। दूसरे में कह रहा है वन में एक्सेल इन स्पोर्ट्स अनदर इन आर्ट। एक बच्चा खेलों में महारत रखता हो तो एक बच्चा वहीं दूसरा फन में महारत रखता हो। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद सिबलिंग के बारे में कह रहा है कि सिबलिंग्स रेज्ड टुगेदर कैन हैव डिफरेंट लर्निंग स्पीड। जो कि मैंने कहा ही आपको कि हो सकता है कि वो भाई बहन क्यों ना हो, वो साथ में भी अगर ग्रोथ हुए हैं, माहौल वहीं मिला है, तब भी हो सकता है उनकी लर्निंग स्पीड डिफरेंट हो सकती है। इनफरादी फ़र्क का उसूल बताता है कि हर बच्चा अपनी नशोनुमा में मुनफरिद और मुख्तलिफ होता है। तरक्की की रफ्तार, अंदाज और सतह हर बच्चे में अलग हो सकती हैं, हालांकि बुनियादी तरतीब सबकी एक जैसी रहती है। कोई दो बच्चे मुकम्मल तौर पर एक जैसे नहीं होते। ये फ़र्क विरासत और माहौल की वजह से आते हैं। उस्ताद को चाहिए कि वो हर बच्चे की सलाहियत के मुताबिक सीखने के मौके दे। तो हम इन चीज़ों को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर सिर्फ आपको ये मदद के लिए नीचे उर्दू में दिया गया है ताकि आप बाद में जब रिवीजन करें तो आपको ये चीज़ें आसानी से रिवाइज हो सके। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल पर चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न सीक्वेंस। ये क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस स्टेट्स दैट ऑल चिल्ड्रन फॉलो द सेम नेचुरल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। सेम नेचुरल ऑर्डर, ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन कभी कभी बनता है तो यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर इसको रॉन्ग कर सकते हैं कि सेम नेचुरल ऑर्डर, तो बिल्कुल सेम नेचुरल ऑर्डर में जो है तो वो फॉलो करता है। इवन तो द रेट स्पीड में डिफ़र फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, यानी वही बात आ रही कि जो स्पीड है वो बच्चों के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। डेवलपमेंट हैपन्स इन ए फिक्स्ड प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस, यानी इस तरीके से होता है तो पहले फिजिकल ग्रोथ, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, फिर इमोशनल डेवलप होगा, फिर सोशल डेवलपमेंट होगा। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है, प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस कि इस तरीके से सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। अब टाइमिंग्स वेरीज, सम वर्क एट 10 months, अदर एट 14 months। क्या कह रहा है, कुछ हो सकता है टाइमिंग किस तरीके से चेंज होगा। देखिए, कोई बच्चा 10 महीने में चलना सीख सकता है, कोई बच्चा 14 महीने में चलना सीख सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है, बट ऑर्डर रिमेन सेम। टीचर कैन यूज़ द प्रिंसिपल टू प्लान लेसन अकॉर्डिंग टू एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन, यानी बच्चे के जिस तरीके से भी रिक्वायर्ड है उस तरीके से टीचर को जो है तो वहाँ पर वो उसूलों का यूज़ करना चाहिए, है ना। प्लान लेसन। मोटर डेवलपमेंट क्या रहेगा, बेबी कंट्रोल्स हेड, सीट्स, क्रॉल्स, स्टैंड्स, वॉक्स। क्या हो रहा है, सबसे पहले बच्चा अपने सर को कंट्रोल करना सीख रहा है, फिर उसके बाद वो बैठना सीख रहा है, उसके बाद
रेंगना सीखा, उसके बाद जो है तो इस खड़ा होना सीखा, उसके बाद चलना सीखा। उसी तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होगा, क्यूइंग, बैबलिंग, सिंगल वर्ड, शॉर्ट सेंटेंस, यानी पहले आवाज़ें निकालना, फिर जो है तो कुछ सिंगल वर्ड्स बोलना, उसके बाद शॉर्ट सेंटेंसेस बोलना। इस तरीके से बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। उर्दू में इसको देखा जाए तो क्या कहेंगे, यकसा तरतीब का उसूल ये बताता है कि हर बच्चा अपनी नशोनुमा में एक ही कुदरती और मुनज़्ज़म तरतीब की पैरवी करता है, अगरचे बढ़ने की रफ्तार हर बच्चे में मुख्तलिफ हो सकती है। नशोनुमा हमेशा एक मुकर्ररा और काबिल पेश गोई तरतीब में होती है। जिस्मानी, जहनी, जज्बाती, समाजी वक्त अलग हो सकता है, लेकिन तरतीब यही रहेगी, जिसको हम इंग्लिश में ऊपर देख चुके कि फिज़िकल डेवलपमेंट होगा, फिर कॉग्निटिव, फिर इमोशनल, फिर सोशल। इस तरीके से डेवलपमेंट की स्टेजेस फिक्स रहेंगी, टाइम मुख्तलिफ हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या सीक्वेंस हमने देख लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं इस प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस क्या कहता है, सिमत का उसूल। क्या सिमत है? द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन स्टेट्स दैट ग्रोथ एंड मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन फॉलो फिक्स्ड डायरेक्शनल पैटर्न फ्रॉम हेड टू टॉय, यानी सेफेलोकॉर्डल आ गया, एंड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड, यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये लफ्ज़ इसके पहले आ चुके हैं एग्जाम में। सेफेलोकॉर्डल में क्या रहेगा, हेड टू टॉय, यानी सबसे पहले क्या होगा, कंट्रोल डेवलप्स फर्स्ट इन द हेड एंड अपर बॉडी देन मूव्स डाउनवर्ड, यानी पहले सर को कंट्रोल करना सीखा, फिर वैसे ही डाउन जाते 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 वो नीचे की बॉडी को जो है तो अपने जो है तो डेवलप होती है उसकी। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होगा, सेंटर टू आउटवर्ड, यानी पहले कंधों पास से हरकतें होंगी, यानी आर्म में, उसके बाद हैंड्स में, उसके बाद उंगलियों में। इस तरीके से ये प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा। इसके बाद हम इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे किस तरीके से हम उसको समझ सकते। A baby can lift and hold the head before it can sit or walk. Infants move the whole arm before they can pick up small object with fingers. ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चे को आप पहले से अगर खिलौना उसको देंगे उसके हाथ में तो वो नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि अभी उसकी उंगलियों में वो जो है तो पुख्तगी नहीं आई कि वो उस चीज़ को होल्ड कर सके। लेकिन हाँ, वो अपने हाथों को ज़रूर हिला सकता है। तो पहली स्टेप है हाथों को हिलाना, ये और उसके बाद उंगलियों में हरकत आना, यानी वो डायरेक्शन है उसकी ग्रोथ की। सिमत का उसलिए बताते हैं कि बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा एक मुकर्ररा सिमत में होती है। सर से पाँव तक सेफेलोकॉर्डल और मरकज से किनारों तक प्रॉक्सिमोडिस्टल। बच्चे का जिस्मानी कंट्रोल पहले सर और ऊपर वाले हिस्सों में आता है, फिर नीचे की तरफ बढ़ता है। इसी तरह महारतें पहले जिस्म के मरकज से शुरू होकर हाथों और फिर उंगलियों तक पहुंचती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दो लफ्ज़ यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, पहले इसको समझ लेते हैं किस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट स्लाइड। हाँ चलिए ये देख लीजिए सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है। सेफेलोकॉर्डल देखिए, यहाँ से ग्रोथ शुरू हो रही है और इस तरीके से ग्रोथ हो रही है, यानी ये क्या हो गया, सेफेलोकॉर्डल। और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी यहाँ से ग्रोथ शुरू हो गई, इधर हाथ की तरफ गई, इधर हेड की तरफ, इधर इधर, इस तरीके से जो हुई सेंटर से आउटवर्ड की तरफ, ये हो गई प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये चीज़ आपको तस्वीर के ज़रिए से और ज़्यादा जो है तो रिमाइंड रहेंगी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन स्टेट्स दैट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम सिंपल uncoordinated responses toward complex well coordinated action where different body parts and skills work together। यानी इंटीग्रेटेड लफ्ज़ भी आपने इसके पहले सुना होगा, यानी कई जो तो स्किल उसकी साथ में यूज़ हो रही है, उससे हम और अच्छे से समझते हैं क्या है। At first, infants show separate random movements of arms, legs, and head. Gradually, these movements blend and coordinate to perform purposeful actions like crawling, walking, writing. Integration also applies to mental and emotional growth. Different abilities combine for higher learning. अब देखिए कैसे यहाँ पर एग्जाम्पल अगर देख ले, अ बेबी फर्स्ट मूव्स आर्म एंड लेग्स सेपरेटली, यानी पहले वो आर्म और लेग्स जो है उनको जो है तो सेपरेटली मूव करता है, और लेटर कोऑर्डिनेट्स देम टू क्रॉल, यानी उनको मिलाकर फिर बाद में वो क्या करता है,
रेंगने में मदद लेता है ना। पहले सेपरेटली मूव कर रहा था पैरों को और हाथों को, अब क्या हुआ, दोनों की ताकत जोड़कर वो रेंगना शुरू कर रहा है। वाइल राइटिंग अ चाइल्ड इंटीग्रेट्स फिंगर कंट्रोल, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड थॉट। यानी अब बच्चा लिख रहा है तो उसमें क्या क्या वो मदद ले रहा है, तो पहले उसने उंगलियों से जो है तो उंगलियों पर कंट्रोल किया पेन कलम पकड़ने के लिए, उसके बाद आँखों और सर का वहाँ पर जो है तो कोऑर्डिनेशन किया, और उसके बाद सोच रहा है। यानी जब कई तरीके के फाइन मोटर स्किल हो या ग्रोथ मोटर स्किल हो, इस तरीके की स्किल जब एक साथ इस्तेमाल होंगी तो हम उसे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कह सकते। उर्दू में हम उसकी डेफिनेशन अगर देखें तो है, हम आहंगी का उसूल ये बताता है कि बच्चे की नशोनुमा सादा और बेरब्त हरकत से शुरू होकर पेचीदा और हम आहंग हरकत की तरफ बढ़ती हैं। यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से और महारतें आपस में जुड़कर काम करना सीखते हैं, इंटीग्रेशन। शुरू में बच्चा बाजू, टांग या सर की अलग अलग हरकत करता है, आहिस्ता आहिस्ता ये हरकत मरबूत और मकसदी बन जाती है, जैसे रेंगना या चलना। जहनी और जज्बाती तरक्की भी मुख्तलिफ सलाहियतों के हम आहंगी से बढ़ती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में हम समझ गए कि जहाँ पर एक से ज़्यादा स्किल्स का जो है तो यूज़ बच्चा कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। हमने इंटीग्रेशन में क्या देखी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा स्किल्स हो, उसमें ग्रॉस स्किल हो या फाइन स्किल हो, तो वो जो स्किल्स है उनका जब वो मेल हो रहा है तो वहाँ पर हम उसको प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कह रहे हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी बाहमी ताल्लुक़ का उसूल क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन स्टेट दैट द डिफरेंट एरियाज ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, यानी फिजिकल, मेंटल के लिए ज़्यादातर लफ्ज़ यूज़ होता है, कॉग्निटिव अपने एग्जाम के अगर प्रोस्पेक्टिव से बात करें, इमोशनल, सोशल एंड लैंग्वेज आर क्लोजली कनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। डेवलपमेंट इज नॉट सेपरेट कंपार्टमेंट्स, ग्रोथ इन वन एरिया अफेक्ट अदर्स। एग्जाम्पल, गुड फिजिकल हेल्थ सपोर्ट्स मेंटल फोकस, यानी अच्छी अगर किसकी सेहत है तो वो मदद करेंगी उसके जहन को मजबूती में और उसके फोकस करने में। इमोशनल स्ट्रेस कैन स्लो लर्निंग, यानी अगर कोई बच्चा एहसास कमतरी का शिकार है, दबाव का शिकार है, तो वो बच्चे के ऊपर सीखने पर असर पड़ेगा, वो बच्चा सीखने में स्लो हो सकता है। टीचर मस्ट कंसिडर होल चाइल्ड डेवलपमेंट नॉट जस्ट एकेडमिक, यानी टीचर को क्या चाहिए कि वो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे, ना कि सिर्फ जो है तो अपना सिलेबस वगैरह पूरा करना या लिखना और पढ़ने के ऊपर, बल्कि उससे चाहिए कि वो हर तरीके से बच्चे के डेवलपमेंट पर फोकस करे। अब नीचे देख लेते हैं हम एग्जांपल में, अ चाइल्ड हु फील्स लव्ड एंड सिक्योर्ड इमोशनल लर्न्स लैंग्वेज एंड सोशल स्किल फास्टर, यानी जाहिर सी बात है जो बच्चा अपने आप को जो है तो एक महफूज फील कर रहा है और उसे पता है कि टीचर जो है तो उससे करीब है, उसको वहाँ से डर नहीं है, तो बच्चा सीखने में खुलकर सीखेगा। अगर किसी बच्चे को डर है टीचर से कि ये टीचर मुझे सज़ा देगा अगर मैं नहीं सीख पाया, तो वो बच्चा नहीं सीखेगा और डर के मारे। लेकिन अगर बच्चे को पता है कि अगर मुझसे गलती होती है तो टीचर मेरी हेल्प करेंगे, तो वो बच्चा आज़ादी से सीखेगा और जल्दी सीखेगा। उसके बाद माल न्यूट्रिशन यानी फिजिकल कैन लोअर अटेंशन स्पैन, यानी जो है तो फिज़िकल कैन लोअर अटेंशन, यहाँ पर मतलब अगर वो फिज़िकली तौर पर अगर लोअर है तो वो क्या रहेगा, उसके दिमागी हालत पर भी जो उसका असर पड़ेगा। उसके बाद प्लेइंग टीम्स स्पोर्ट्स इम्प्रूव सोशल कोऑपरेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें क्या करें, सोशल कोऑपरेशन, यानी जब जे तो किसी भी तरीके से जब टीम गेम होता है तो देखिए वहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो है तो एक दूसरे का साथ निभाने की कोशिश करता है, वो उसकी जो टीम है उससे, यानी वहाँ से वो सोशल कोऑपरेशन सीख रहा है कि मुझे मेरी टीम के लिए, मेरी टीम वालों में जो भी लोग हैं, अगर हमको हार से बचना है तो मुझे इन लोगों की मदद करना है ना, जीतने में मुझे भी अपना जो है तो हिस्सा देना है। और उसके बाद क्या करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी अब टीम गेम से क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बढ़ रहा है, यानी दूसरे बच्चे जैसा खेल रहे हैं तो उसका भी उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ ऐसे करने से मुझे कोई सज़ा नहीं मिलने वाली। बाहमी ताल्लुक़ का उसूल ये बताता है कि बच्चे की जिस्मानी, जहनी, जज्बाती और लिसानी नशोनुमा आपस में गहरे ताल्लुक़ रखती है और एक दूसरे पर असर डालती है।
नशोनुमा के तमाम पहलू जिस्म, दिमाग, जज्बात, समाज और ज़बान एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर एक पहलू मुतासिर हो तो बाकी भी मुतासिर होते हैं। इसीलिए असातिज़ा को मुकम्मल बच्चे पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके कि अगर बच्चा एक जगह पर कहीं पर अगर वो कमज़ोरी का शिकार है तो टीचर को चाहिए कि वो ओवरऑल बच्चे की पूरी प्रोग्रेस पर ध्यान दे, वरना क्या होगा कि बच्चा वो एक जो उसको इशू है उसकी वजह से वो बाकी चीज़ों में भी वहाँ पर उसकी वजह से दिक्कत फेस कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग क्या कहता है? तो प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन यानी पुख्तगी और सीखना क्या कह रहा है? द प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग स्टेट दैट द डेवलपमेंट ऑकर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल रेडीनेस यानी मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंसेस यानी लर्निंग। मैचुरेशन का मतलब आप समझ ही गए, पुख्तगी यानी बच्चा किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार होना को हम मैचुरेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे देखते हैं मैचुरेशन को हम एक लाइन में क्या कह सकते हैं? नेचुरल बायोलॉजिकल ग्रोथ दैट अलाउज सर्टन स्किल्स टू अपीयर यानी नेचुरल बायोलॉजिकल ग्रोथ यानी कुदरती तौर पर जो है तो ग्रोथ हो रही है जो अलाउ कर रही है क्या? चलने में, बोलने में, इस तरीके की चीज़ें क्या है? मैचुरेशन। लर्निंग क्या है? एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस दैट इन्हांस एबिलिटीज़ यानी काबिलियत को बढ़ावा दे रही है। बोथ मस्ट वर्क टुगेदर फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट यानी दोनों चीज़ों का ज़रूरी है। अच्छा अगर डेवलप होना है तो दोनों चीज़ों का साथ में जुड़ना ज़रूरी है। टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस फॉर चिल्ड्रन। अब कैसे एज अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस कैसे कौन से रहेंगे? देखिए मिसाल के ज़रिए अ चाइल्ड कैन नॉट लर्न टू राइट अंटिल हैंड मसल्स एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन आर मैच्योर यानी बच्चा तब तक जो है तो लिखना नहीं सीख सकता जब तक उसके हाथ के जो मसल्स हैं और उसका जो दिमाग की सलाहियत है दोनों जो है तो मैच्योर ना हो जाए। अगर कोई बच्चा फिजिकली तौर पर रेडी तो हो गया लिखने के लिए लेकिन उसका जहन, उसका दिमाग अलाउड नहीं कर, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ, तब भी वो बच्चा नहीं लिख पाएगा। किसी बच्चे का अगर जो है तो जहनी तौर पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया लेकिन उसका हैंड अभी प्रॉपर से वो पेन को, कलम को नहीं पकड़ पा रहा है, तब भी वो बच्चा जो है तो लिखने में कैपेबल नहीं रहेगा। यानी मैच्योर उसको दोनों तरीके से होना है, फिजिकली तौर पर भी और जो है तो उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी साथ में होना ज़रूरी है ना, फिजिकली और मेंटली जिसे हम कहेंगे। रीडिंग स्किल इम्प्रूव व्हेन चाइल्ड इज़ बायोलॉजिकली रेडी एंड गेट्स प्रॉपर प्रैक्टिस। क्या कह रहा है? रीडिंग स्किल इम्प्रूव व्हेन चाइल्ड इज़ बायोलॉजिकली रेडी यानी जब वो बायोलॉजिकली रेडी हो गया तो रीडिंग स्किल क्या होंगी? इम्प्रूव होंगी एंड गेट प्रॉपर प्रैक्टिस और उसको प्रॉपर प्रैक्टिस की भी क्या रहेंगी वहाँ पर ज़रूरत रहेंगी। लर्निंग टू स्विम रिक्वायर्स मैच्योरिटी इन कोऑर्डिनेशन प्लस इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस। अब देखिए किसी को तैरना सिखाना है तो क्या उसको हम पानी अगर वहाँ पर अवेलेबल है, स्विमिंग पूल अगर वहाँ पर है तो क्या वो बच्चा सीख जाएगा? जी नहीं, उससे वहाँ पर उसकी बॉडी उस तरीके से रेडी होनी चाहिए कि वो पानी के ऊपर तैरने के लिए अपने हाथ और पैर को जो हरकत देना ज़रूरी है वो दे पाए। साथ में अगर कोई हाथ पैर हिला ले तो क्या वो तैर सकता है? जी नहीं, उसे इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, किस तरीके से तैरा जाता है उसी की चीज़ सिखाना ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग ये है कि बच्चे का तैयार हो जाना, पुख्ता हो जाना और साथ में उसको सिखाना। ठीक है, अब पुख्तगी को हम उर्दू की डेफिनेशन देख लेते हैं। कुदरती हयातियाती बढ़ोतरी जो मखसूस महारतों को मुमकिन बनाती है जैसे चलना या बोलना। और सीखने में क्या है? तजुर्बात और मश्क जो महारतें बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या हो रहा है? मश्क हो रही है ना, और बच्चा सीख रहा है क्या गलतियाँ हो रही है, उसकी वजह से वो सीख भी पा रहा है। सही नशोनुमा के लिए दोनों ज़रूरी है, यानी मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे को जो है तो कोई चीज़ सीखना है तो उसके लिए मैच्योरेशन एंड लर्निंग दोनों फोकस करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? देखिए इस प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एज, अच्छा यहाँ पर देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एज ए जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? हमने लास्ट टॉपिक में ये कवर किए कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है
चाइल्ड डेवलपमेंट में। अब कैसे, यहाँ पर हम कुछ मिसाल और कुछ जो है तो डेफिनेशन के ज़रिए समझेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ द कंबाइंड इन्फ्लुएंस, यानी किसके असर से, हेरिडिटी यानी जेनेटिक फैक्टर एंड इन्वायरमेंट यानी एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस एंड सराउंडिंग। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट काय का नतीजा है, किसका नतीजा है, तो आप कहेंगे कि हेरिडिटी यानी जो जेनेटिकली उसमें जो चीज़ें आई हैं, और इन्वायरमेंट यानी एक्सटर्नल एक्सपीरियंस यानी बाहरी तजुर्बात और उसका जो आसपास का माहौल है, जब ये दोनों साथ में वर्क करेंगे तो क्या होगा, शेप ए चाइल्ड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ। यानी ये क्या करेंगे, तो बच्चे का ये शेप करेंगे बच्चे को, किस लिए, ये बच्चे का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ तय करेंगे। उसके साथ ही हेरिडिटी, अब देखिए हेरिडिटी क्या है, डिटरमाइंस पोटेंशियल यानी हाइट, आई कलर, इंटेलिजेंस। हेरिडिटी में क्या चीज़ें कवर हो रही हैं, उसकी हाइट हो रही है, आई कलर, इंटेलिजेंस। और इन्वायरमेंट शेप्स एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी न्यूट्रिशन क्या मिल रहा है माहौल से, स्टिमुलेशन क्या है, यानी स्टिमुलेशन का मतलब हम देख चुके हैं, मुतहर्रिक माहौल अगर कहा जाए तो स्टिमुलेशन यानी मुतहर्रिक, जहाँ पर उस कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व रह रहा है उसके अंदर। उसके बाद टीचिंग, सोशल एक्सपीरियंसेस, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट। अब इंटरेक्शन देखिए, इवन स्ट्रॉन्ग जेनेटिक पोटेंशियल में नॉट फुल्ली एक्सप्रेस विदाउट ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट। यानी अगर किसी का जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, लेकिन अगर उसको माहौल उस तरीके का नहीं मिल पाया तो वो क्या हो जाएगा, नॉट फुल्ली एक्सप्रेस। और एंड अ रिच इन्वायरमेंट कैन हेल्प ऑप्टिमाइज जेनेटिक पोटेंशियल। अगर कोई जेनेटिकली कमज़ोर भी है लेकिन उसको अगर एक बेहतर माहौल अगर मिल गया तो वो बहुत अच्छे से जो है तो ग्रोथ कर पाएगा। अब देखिए लीनियर नशोनुमा और स्पाइरल नशोनुमा, ये दो लफ्ज़ यहाँ पर आते हैं। स्पाइरल जो तो इस लीनियर डेवलपमेंट और स्पाइरल डेवलपमेंट क्या है, ये तरक्की एक सादा और सीधी लाइन में होती है, हर मरहला नया होता है और पिछले मरहले को दोबारा नहीं दोहराया जाता। यानी अब क्या हो रहा है, यहाँ पर तरक्की क्या हो रही है, एक सीधी सीधी लाइन में हो रही है और हर मरहले में क्या हो रहा है, हर मरहला नया है और पिछले मरहले को दोबारा यहाँ पर दोहराया नहीं जा रहा है। लेकिन स्पाइरल मतलब क्या होगा, स्पाइरल यानी स्पाइरल से एक लफ्ज़ याद रखिए, स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग। देखिए इस तरीके से। अब स्पाइरल में क्या बोल रहा है, तरक्की दोहराए जाने वाली और जमा होने वाली होती है, जहाँ बच्चा पहले सीखे हुए तसव्वुरात या महारतों को मज़ीद पेचीदा सतह पर दोबारा सीखता है। यानी यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ तक आया तो रुक गई, अब यहाँ से वो और दोबारा सीख रहा है। इस तरीके से जो है तो स्पाइरल नशोनुमा उसकी होंगी, स्पाइरल डेवलपमेंट होगा। लीनियर महारतें एक बार सीखकर आगे बढ़ती हैं और स्पाइरल में क्या हो रहा है, तसव्वुरात बार बार जो है तो मुख्तलिफ सतहों पर दोहराए जा रहे हैं ताकि समझ और याददाश्त मजबूत हो। तो ये प्रिंसिपल भी हमको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो है तो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा यहाँ पर जो है तो शायद स्पाइरल का उधर उर्दू में टॉपिक रह गया, तो ठीक है हम उसको समझ लिए, लेकिन यहाँ पर हम इंग्लिश के डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। और एक मिनट, यहाँ पर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो है तो यहाँ पर उर्दू में दिया हुआ है, जैसे विरासत बच्चे की कुदरती सलाहियत तय करती है, जैसे कद, आँख का रंग, जहानत, ठीक है। और माहौल क्या है, ये हकीकी नशोनुमा पर असर डालती है, जैसे ग़िज़ा, हौसला अफजाई, तालीम और समाजी तजुर्बात, है ना। तो ये विरासत और माहौल है। अब ताल्लुक़ क्या है, तो जीन्स की सलाहियत बग़ैर मददगार माहौल के पूरी तरह ज़ाहिर नहीं हो सकती और बेहतरीन माहौल जीनी सलाहियत को बेहतर बना सकता है। यही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके, भले ही वहाँ पर जो तो उर्दू में ये इंटरचेंज हो गया, लेकिन वही चीज़ हम यहाँ पर इस लाइन में डिस्कस कर चुकी, ये उसका निचोड़ है। अब लीनियर और स्पाइरल की बात हम कर रहे थे, इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं, हम समझ चुके कि वो क्या चीज़ है ना। तो देखिए लीनियर और स्पाइरल क्या चीज़ है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, जेनेटिक फैक्टर एंड एनवायरनमेंट यानी एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस। ये चीज़ हम वहाँ पर इंग्लिश में डिस्कस कर चुके। ये विरासत और माहौल वाला जो टॉपिक यहाँ पर रिपीट हो गया है लीनियर और स्पाइरल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो तो हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो गए। हमने लगभग 11 प्रिंसिपल जो है तो डिस्कस किए, 11 टोटल
प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हम डिस्कस यहाँ पर कर चुके। अब आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं। डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स दैट डेवलपमेंट ऑकर्स इन प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस, यानी कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो बात करता है किसके बारे में, प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस इवन इफ द रेट वेरीज, यानी डेवलपमेंट जो है वो एक सीक्वेंस में होगा, भले ही उसका वक्त मुख्तलिफ हो सकता है और उनका रेट मुख्तलिफ हो सकता है। तो कौन सी चीज़ यहाँ पर जो है तो सही रहेंगे, ऑप्शन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये इसके बारे में बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबली इसके बारे में बात करता है, या प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट इसके बारे में बात करता है, या प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन इसके बारे में बात करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमने इसके ये जब टॉपिक हमने कवर किए तो हमने यहाँ पर देखे कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसके बारे में बात करता है कि ये हर बच्चे की जो स्टाइल है वो अलग है, ये स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, हर बच्चे की स्टाइल अलग है सीखने का, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट क्या बारे में बात कर रहा है कि जो स्किल्स है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है और उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, स्किल रिपीट हो रही है और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये ऑप्शन में हमारा यहाँ पर इसके हिसाब से नहीं है कि सीक्वेंस के बारे में बात करें। और लास्ट वाला ऑप्शन जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ये किस बारे में बात करता है, ये जो है तो जो एरियाज़ है यानी डिफरेंट एरियाज़ है वो अफेक्ट करते हैं। अगर दो बच्चे मुख्तलिफ एरियाज से भी हैं तो वो इंटर रिलेशन जो है ये अफेक्ट करेगा, वो चाहे हेरिडिटी हो, इन्वायरमेंट हो, है ना, तो ये वहाँ पर अफेक्ट करेगा। और इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन हम उसको कहेंगे। तो यहाँ पर सीक्वेंस के बारे में अगर कह रहा है तो सबसे बेटर ऑप्शन हमारा होगा प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट रहेगा जो सीक्वेंस के बारे में बात करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ चाइल्ड लर्न्स टू यूज फिंगर्स टू पिक अप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ओनली आफ्टर मास्टरिंग होल हैंड ग्रास्प, विच प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड। क्या कह रहा है, देखिए एक बच्चा है वो उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा है छोटी छोटी चीज़ों को उठाने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा जो है तो प्रिंसिपल यूज़ हुआ है इस बारे में हमें बताना है। क्या है, पहला प्रिंसिपल है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी पहले बड़ी चीज़ों में हरकत हो रही है, जैसे हाथ कंधे पास से हिल रहा है, और फिर स्पेसिफिक यानी उंगलियों तक की हरकत हो रही है। क्या ये आंसर हो सकता है, पहले हम सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये तो हमें डायरेक्शन बता रहा है कि ग्रोथ किस तरीके से होंगी, उसमें ये कहाँ जिक्र हुआ है उस प्रिंसिपल में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में या फिंगर के बारे में, तो ये ऑप्शन तो नहीं रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, यानी ये ग्रेजुअल ग्रोथ दिखाता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमें ग्रेजुअल ग्रोथ दिखाता है। और लास्ट अगर हम बात करें इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स एक्शन, यानी इसमें कई चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे बच्चे के बारे में बात हो रही है जो अभी जिसने अभी होल्ड करना सीखा है अभी ऑब्जेक्ट को, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा कि ये इंटीग्रेशन वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, जनरल टू स्पेसिफिक वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी बच्चा ने पहले जो है तो वो हाथ हिला रहा था, उसके बाद अब वो उंगलियों में हरकत करना शुरू किया और अब मास्टरिंग हो गई उसको, यानी अब वो कोई भी टॉय को या कोई चीज़ को जो है तो स्मॉल ऑब्जेक्ट को वहाँ पर वो पिक या होल्ड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम सिंपल अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स टू कॉम्प्लेक्स, यानी आसान से मुश्किल की तरफ, कोऑर्डिनेटेड एक्शंस। क्या कह रहा है यहाँ पर कि सिंपल मूवमेंट से कॉम्प्लेक्स मूवमेंट डेवलप होती है। अब कौन से प्रिंसिपल में ये पूछ रहा है, तो देखिए पहले वाला ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या इसमें होती है, जहाँ सिंपल से मुश्किल की तरफ जाता है, पॉसिबल है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो यहाँ पर सिंपल से हार्ड वाली बात मैचुरेशन में नहीं होगी, यहाँ पर तो वो स्टेप बाय स्टेप मैच्योर होते जा रहा है और सीखता जा रहा है, तो इसमें वो बात नहीं होगी, है ना।
यहाँ पर रेडीनेस और प्रैक्टिस के बारे में बात होगी। मैचुरेशन यानी रेडीनेस और लर्निंग कहाँ से आएंगी, प्रैक्टिस से। और थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या होगा, स्किल्स एडवांस होंगी, रिपीट होंगी और एडवांस होंगी। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चे का सीखने का तरीका, स्पीड अलग है, उम्र मुख्तलिफ हो जाती है कभी कभी, तो क्या ये ऑप्शन रहेगा, नहीं। इंटीग्रेशन का जो प्रिंसिपल है उसमें हम जो चीज़ें हैं तो वो सिंपल क्या है, डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम सिंपल अनकोऑर्डिनेट मूवमेंट्स टू कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। जो इंटीग्रेशन है उसमें आसान से जो है तो कॉम्प्लेक्स स्किल की तरफ बच्चा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज शो वास्टली डिफरेंट एबिलिटीज ड्यू टू जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट, दिस इलस्ट्रेट्स। क्या कह रहा है यहाँ पर, एक मिनट इसको रफ कर लेते हैं। हाँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यानी बच्चे देखिए 2 चिल्ड्रन सेम एज के, यानी एक उम्र के बच्चे सेम उम्र के, लेकिन उनकी एबिलिटीज़ क्या है, डिफरेंट एबिलिटीज़ है। तो अब क्या होगा, एबिलिटी ड्यू टू जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट, यानी मौरूसी खुसूसियात की वजह से और माहौल की वजह से वो मुख्तलिफ है, उनकी काबिलियत मुख्तलिफ है, बच्चे सेम हैं। क्या रीज़न हो सकता है, क्या आंसर हम करेंगे, कौन सा प्रिंसिपल इसके बारे में बात करता है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी यहाँ पर प्रेडिक्टिबिलिटी में क्या बह रहा है कि यहाँ पर हमने डिस्कस किए कि हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो एक सीक्वेंस में होंगी। यहाँ पर बच्चा पहले जो है तो पहले मूवमेंट करेगा, फिर रेंगना सीखेगा, फिर बैठना, फिर चलना। तो ये प्रेडिक्टिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। हमें क्या पूछ रहा है, बच्चे सेम एज के लेकिन एबिलिटीज़ अलग अलग है, ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है। तो एबिलिटीज़ अलग अलग नहीं है, बस यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम डिफर हो रहा है, तो ये ऑप्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या कह रहा है, ये एरियाज़ के बारे में बात करता है, रिलेशन है ना, वही हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये इंटर रिलेशन या प्रैक्टिसेस, अदर चीज़ें जो एक दूसरे से रिलेट होकर जो है तो बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ में जो है तो हिस्सा बन रही है। तो ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं, ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, सेम एज के बच्चे हैं, एबिलिटीज़ डिफरेंट है ना, तो इंटर रिलेशन नहीं आएगा। उसके बाद लास्ट वाला क्या कह रहा है, कंटिन्यूटी, यानी एक तरीके से जो है तो ग्रेजुअल ग्रोथ, यानी एक तरीके से जो है तो उनमें ग्रोथ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल ग्रोथ हो रही है। तो क्या इसकी वजह से वो जो दिया है हमको, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या ये वजह हो सकती है, ये प्रिंसिपल हो सकता है, बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि वो सेम एज के बच्चे हैं, वो सेम एज के बच्चे हैं, है ना, तो वो इस सेम एज के बच्चे हैं, अगर वो उसमें डिफरेंट एबिलिटीज़ है तो वो क्या है, उनका इंडिविजुअल डिफरेंस है, वो बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंस है, ऐसा कह सकते हैं। यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस दैट फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड, यानी ये सब चीज़ें कौन कौन सी, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर भी हम एक प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। अब क्या है, हम प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ये प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन, क्या इन चारों के बारे में बात कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जी नहीं। इंटीग्रेशन में हमने क्या देखे कि वहाँ पर कई स्किल्स एक साथ यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी हम पूरे ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सा ऑप्शन जो तो परफेक्ट हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, एक एरिया दूसरे एरिया को जो है तो अफेक्ट करता है, इंटर रिलेशन, क्या ये ऑप्शन हो सकता है, इंटर रिलेशन, इंटर कनेक्टेड। यहाँ से तो हिंट मिल ही गया, लेकिन हम फिर भी चारों ऑप्शन को समझ लेंगे। इसके बाद सी ऑप्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न में क्या है, यहाँ पर तो ग्रोथ के बारे में बात होगी, हमें इंटरकनेक्टेड के बारे में पूछ रहा है, यहाँ ग्रोथ के बारे में हो रही है, यूनिफॉर्म पैटर्न, है ना। और उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी इसमें तो वो बात हो रही है सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो हमें बात क्या पूछ रहा है, चारों का जो इंटरकनेक्टेड है, तो वो सबसे बेटर अगर हम कहें
तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटीग्रेशन में यूज़ हो रही हैं। ये पूछ रहा है जुड़ी हुई किस में, कहेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन हम डिस्कस कर चुके। आप जो है तो वहाँ पर जब इसको आप रिवाइज करेंगे लेक्चर को, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर दो ऑप्शन में से इस ऑप्शन को क्यों ज़्यादा बेटर और चूज़ किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। अ चाइल्ड इज अनेबल टू रीड अंटिल हिज हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड ब्रेन आर मैच्योर, विच प्रिंसिपल डज दिस रिप्रेजेंट। यानी एक बच्चा कैपेबल नहीं है, अनेबल है क्या, पढ़ने के लिए। कब तक, जब तक उसका सर, उसकी आँख का जो कोऑर्डिनेशन है और उसका जो जहन है वो पुख्ता नहीं हुआ। तो ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। यानी मैच्योरेशन यानी पुख्ता हो जाना, लर्निंग यानी सीखना, मश्क करना। तो देखिए वो पढ़ना कब सीखेगा, जब वो मश्क करेगा। और मश्क कब कर सकता, जब उसका जहन पुख्ता है तभी तो वो मश्क करेगा। तो इस ऑप्शन में ये चीज़ कही गई। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। यानी स्पाइरल डेवलपमेंट में क्या होता है, तो वहाँ पर बार बार जो है तो मश्क कराई जाती है स्पाइरल डेवलपमेंट में, और वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहाँ पर। तो ये ऑप्शन यहाँ पर होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर इतने ये स्पाइरल डेवलपमेंट की बात तो कर ही नहीं रहा ऊपर ऑप्शन में। एक पढ़ने के बारे में पूछ रहा है आसान सी चीज़ कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है ना। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, इसमें क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। तो इसमें हम एक अंदाज़ लगाते हैं कि बच्चा फला चीज़ कब करने लगेगा, एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक एहतिमाल होता है। तो क्या ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जी नहीं। और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी वही आहिस्ता वाली ग्रेजुअल ग्रोथ, तो क्या ये ऑप्शन होगा, बिल्कुल नहीं। सबसे बेटर ऑप्शन है कि बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है, उसकी आई यानी उसके सर और आँख का जो तो मेल नहीं हो पा रहा है और उसका दिमाग जो तो मैच्योर नहीं हुआ है, तो क्या है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग का जो प्रिंसिपल है वो वर्क कर रहा है यहाँ पर, वह अभी मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में ही हमें हिंट मिल जाती है कभी कभी कि आंसर क्या हो सकता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखे और इस क्वेश्चन में भी हम देख चुके कि किस तरीके से जो है तो ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, द डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग एग्जेम्प्लीफाइज विच प्रिंसिपल। यानी बच्चे का पहले बैठना, फिर रेंगना, फिर चलना, ये किस चीज़ को एग्जेम्प्लीफाइज कर रही है, तो ये डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या ऑप्शन है यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी क्या यूनिक स्टाइल है ये किसी के पास, आप कहेंगे ये तो सभी में होता है, यूनिक स्टाइल कहेंगे, नहीं कहेंगे। उसके बाद दूसरा वाला क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यानी यूनिफॉर्म पैटर्न यानी ये सभी में एक तरह से पाया जाने वाला पैटर्न। तो हम इस पर बात भी कर चुके हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई बच्चा पहले चलने लग जाए, फिर रहेंगे और फिर बैठने लगे, ऐसा नहीं होता है। सभी में ये पैटर्न देखा जाता है कि क्या होगा, पहले सीटिंग होगा, फिर क्रॉलिंग होगा, फिर वॉकिंग होगा। यूनिफॉर्म पैटर्न पॉसिबल है ना, ये रॉन्ग हो गया, यूनिफॉर्म पैटर्न पॉसिबल है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो ये ग्रोथ का डायरेक्शन बताता है, किसका, ग्रोथ का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। ये कौन से प्रिंसिपल को जाहिर कर रहा है, कौन से प्रिंसिपल को समझा रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन नहीं कहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि ये ग्रोथ का डायरेक्शन है स्पेसिफिक। और उसके बाद जो है तो यहाँ पर अब लास्ट वाला ऑप्शन अगर हम देखें, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, यानी इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या बच्चा पहले रेंगता है, फिर दोबारा बैठता है, फिर रेंगता है, इस तरीके से रिपीट नहीं होता है और एडवांस की तरफ नहीं जाता। ये सीधा सीधा एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, बस बैठना, रेंगना, चलना एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। तो इसके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन यूनिफॉर्म पैटर्न वाला है। डायरेक्शन वाला भी यहाँ पर नहीं होगा, डायरेक्शन डिफर हो सकता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिविजिटिंग बेसिक अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट एट हायर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इन लेटर ग्रेड्स डेमोन्स्ट्रेट्स। यानी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी बेसिक अरिथमेटिक जो है उनको बाद की लेवल में जो तो रिपीट करना, कॉन्सेप्ट एट हायर, यानी
revisiting basic arithmetic concept at higher complexity levels in later grades demonstrate। क्या जाहिर करता है ये? तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर डेवलपमेंट, यानी लीनियर डेवलपमेंट में रिपीट होता है नहीं। हमने वहाँ जब देखे कि लीनियर डेवलपमेंट में रिपीट नहीं होता, वहाँ क्या होता है, एक सीधी सतह में जो है तो वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। उसके बाद सेकेंड में क्या करा, प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल डेवलपमेंट, रिविजिटिंग, देखिए आया, हिंट मिल गई, रिविजिटिंग स्पायरल यानी रिपीट होता है। देखिए हमने बात जो करते हैं हम क्वेश्चंस में ही आंसर की हिंट छुपी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रिडिक्टिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, यहाँ पर भी क्या है, फिक्स है, हमें पता है बच्चा आज जो है तो अगर पैदा हुआ है तो वो कुछ दिनों बाद जो है तो अपने हाथ या पैर में हरकत करेगा, फिर करवट होगा, फिर बैठेगा, फिर चलेगा, जिस तरीके से भी हमें पता है। तो वो क्या है, प्रिडिक्टिबिलिटी, यानी वहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर फिक्स है। और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी वही ग्रेजुअल ग्रोथ। तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी, जहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अ चाइल्ड एबिलिटी टू वॉक डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल रेडीनेस एंड इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस, विच प्रिंसिपल अप्लाइज। यानी क्या कह रहा है, एक बच्चा है, अगर वो जो है तो क्या कह रहा है, चाइल्ड एबिलिटी टू वॉक डिपेंड्स ऑन, यानी एक बच्चे की चलने की जो सलाहियत है वो कहाँ पर डिपेंड है, बायोलॉजिकल रेडीनेस यानी फिजिकली तौर पर उसने तैयार होना चाहिए, और इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस तो कौन से प्रिंसिपल के अंडर में आएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी ग्रोथ का पैटर्न के अंडर में आएगा, ग्रोथ के पैटर्न के अंडर में आएगा ये चीज़। तो जी नहीं, ग्रोथ के पैटर्न के अंडर में नहीं आएगा। वो क्या कह रहा है, एक मिनट, ग्रोथ के पैटर्न में ये चीज़ नहीं आएगी। दूसरा क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, यानी मैचुरेशन यानी अब वो रेडी भी हो गया, पुख्ता हो गया, लर्निंग यानी अब उसको सिखाया जा रहा है, इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस बाहरी फोर्सेस उसको सिखाया जा रहा है। क्या ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी ग्रेजुअल ग्रोथ के बारे में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कॉम्प्लेक्स एक्शन है कई चीज़ों को मिलकर, तो नहीं। ये सबसे बेटर ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, यानी जब भी माहौल और मैच्योरिटी के बारे में बात हो, प्रैक्टिस और मैच्योरिटी, तो हम एक ही प्रिंसिपल कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, यानी बच्चे का पहले तैयार हो जाना यानी मैचुरेशन, और फिर उसको बाहर से प्रैक्टिस कराकर जो है तो इन्वायरमेंट के ज़रिए उसमें वो चीज़ों का चेंज होना, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग करते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पर आ गई, इन्वायरमेंट भी आ गया और बायोलॉजिकल रेडीनेस भी हमने यहाँ पर देख चुके। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल डिस्कस कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अ चाइल्ड्स हाइट में बी इन्फ्लुएंस्ड, यानी बच्चे का जो हाइट है वो असरअंदाज हो सकती है बाय जीन्स, बिल्कुल सही है, हो सकती है, बट प्रॉपर न्यूट्रिशन अफेक्ट एक्चुअल ग्रोथ, दिस इलस्ट्रेट्स, यानी उसमें भी बदलाव हो सकता है, उसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इससे क्या जाहिर होता है, तो देखिए न्यूट्रिशन से बिल्कुल हाइट अफेक्ट होती है, जैसे कुछ आउटर से हम कुछ चीज़ें खिला पिला कर जो है तो बच्चे का हाइट बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस की मदद से जो है तो बच्चे की हाइट को जो उसकी जीन्स से आई थी उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, होता है, चेंज देखने के मिलता है, इसका भले लेट इम्पैक्ट हो। अब यहाँ पर वो कौन से प्रिंसिपल के अंडर में, तो देखिए पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। क्या यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ऑर्डर फिक्स है, इसमें तो कोई ये बात होंगी नहीं हाइट के ग्रोथ के बारे में। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी इसमें क्या हुआ, जीन्स का भी, जीन्स जो है तो वहाँ पर यूज़ हुए, और इन्वायरमेंट, यानी अब क्या हुआ, इन्वायरमेंट का फोर्स लगा उसके ऊपर, इन्वायरमेंट का फोर्स लगाया गया और उसके जीन पर भी उसका इम्पैक्ट देखने मिला, तब जाकर वो जॉइंट प्रोडक्ट तैयार हुआ, वो उसकी हाइट बढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का असर है, ये नहीं कहा जा सकता कि हेरिडिटी का इम्पैक्ट नहीं हो, हेरिडिटी के ऊपर फोर्स इन्वायरमेंट का लगा, इस तरीके से दोनों का मिलाकर जो है तो वो जॉइंट प्रोडक्ट का प्रिंसिपल वहाँ पर
लागू होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस? नहीं, ये यूनिक स्टाइल के बारे में बात करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये ऑप्शन को हम यहाँ पर बिल्कुल राइट नहीं कहेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या है? ग्रोथ का डायरेक्शन बताता है, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। हाइट अगर असरअंदाज हुई जीन्स से, लेकिन अगर उसको जो है तो न्यूट्रिशन के ज़रिए और इन्वायरमेंट के ज़रिए उसको जो है तो चेंज किया गया उसमें, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2, यानी प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है? डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड ऑकर्स ग्रेजुअली विथ ईच स्टेज बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस वन, दिस रिप्रेजेंट, यानी कह रहा है कि जो पिछली स्टेज है, यानी हर स्टेज जो है तो पिछली स्टेज के ऊपर बिल्ड होती है, इस तरीके से हमको कह रहा है। अब पहले ऑप्शन में क्या कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी चेंज यहाँ पर लागू होगा। डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड ऑकर्स ग्रेजुअली विथ ईच स्टेज बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस वन, तो कंटिन्यूटी एंड चेंज में क्या होता है? यही चीज़ हो सकती है कंटिन्यूटी एंड चेंज में। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज, यानी जो ऑर्डर है वो क्या, मतलब यहाँ क्या कह रहा है? वो ग्रेजुअल बिल्ट हो रहा है। कंटिन्यूटी एंड चेंज यानी एक कंटिन्यूटी है और बदलाव होते जा रहे हैं, तो ये चीज़ को हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एक्शन कोऑर्डिनेशन, क्या ये चीज़ हो रही है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद सी ऑप्शन में क्या करा है? प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, यानी रिपीट हो रहा है कि यहाँ पर? नहीं, एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर डेवलपमेंट, क्या यह हो सकता है? तो ये स्ट्रेट स्टेप्स है, स्ट्रेट स्टेप्स हैं। यहाँ पर ऑप्शन में क्या बोला है? ऑकर्स ग्रेजुअली, यानी ग्रेजुअली हो रहा है, आहिस्ता हो रहा है, तो हम इसके लिए ज़्यादा बेटर प्रिंसिपल हमारा डिस्कस करता है। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। ठीक है, लीनियर डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं रहेगा। ये क्या है? ये स्टेट स्टेप्स है, ये स्टेट स्टेप्स है, जबकि ग्रेजुअल स्टेप्स के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज उसके बारे में डिस्कस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हेड कंट्रोल अपीयर्स बिफोर लेग कंट्रोल इन इन्फेंट्स, दिस डेमोन्स्ट्रेट विच डायरेक्शनल प्रिंसिपल, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ईजी क्वेश्चन है। यानी क्या कह रहा है? सर में पहले कंट्रोल करना सीखे, उसके बाद जो है तो पैर की तरफ, सर से पैर की तरफ क्या होता है? तो आप जाहिर सी बात है, इसमें आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इसे कहते हैं सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी सेंटर से आउटवर्ड की तरफ, ठीक है, और सेफेलोकॉर्डल यानी सर से पैर की तरफ। तो ये हमारा एक आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? फाइन मोटर स्किल डेवलप आफ्टर ग्रॉस मोटर स्किल, विच प्रिंसिपल इज शोन हियर। पहले ग्रॉस मोटर स्किल बच्चा सीखता है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल यानी हम इसे जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। तो कौन सा प्रिंसिपल इस बारे में बात करता है? पहला वाला ऑप्शन दिया है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी ये ग्रोथ का डायरेक्शन जो है तो बताता है। क्या ये इस बारे में बात करता है? नहीं। अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास? जनरल टू स्पेसिफिक, कौन सा? ये वाला, यानी जाहिर सी बात है पहले ग्रॉस मोटर स्किल सीखा फिर फाइन सीखा, तो जनरल से स्पेसिफिक, बगैर ऑप्शन के भी हमारे जहन में ये ऑप्शन आ गया। उसके बाद सी ऑप्शन में क्या कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। क्या प्रिडिक्टिबिलिटी में ऑर्डर फिक्स है, यहाँ पर मोटर स्किल्स के बारे में बात नहीं है। और लास्ट वाला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी यहाँ कॉम्प्लेक्स एक्शंस के बारे में बात होती है, मिले हुए एक्शन, मिले जुले। लेकिन ये जाहिर सी बात है, एक सिंपल सी चीज़ पूछ रहा है कि ग्रॉस मोटर के स्किल के बाद फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है, ये जनरल टू स्पेसिफिक का प्रिंसिपल हमें बताता है। क्वेश्चन नंबर 14 किस बारे में बात करता है? लर्निंग टू कोऑपरेट इन ए टीम स्पोर्ट इनहेंस बोथ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, विच प्रिंसिपल अप्लाइज। ये तो हम डायरेक्टली पढ़ चुके, ये हमने डायरेक्टली डिस्कस किए एक प्रिंसिपल में। कौन सा है वो? टीम सपोर्ट से सोशल एंड इमोशनल स्किल इंप्रूव हो रही है, कौन सा है?
तो सबसे पहले यहाँ पर दिया प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यूनिक स्टाइल, जी नहीं, यहाँ पर तो टीम के बारे में बात हो रही है, यूनिक स्टाइल कहाँ से आई। उसके बाद बी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, एरिया का इफेक्ट हो रहा है, इंटर रिलेशन साथ वहाँ जो है तो बाहमी जो लोग हैं उनकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। सी ऑप्शन में क्या है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, रिपीट और कॉम्प्लेक्सिटी, जी नहीं, कॉपरेशन के बारे में बात है और उसका असर हो रहा है, अगर बाहर के एक दूसरे का इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो वो स्पाइरल डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा, वो जो है तो कॉम्प्लेक्सिटी या रिपीटिशन के बारे में बात करता है। और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी ग्रेजुअल ग्रोथ के बारे में बात करता है, वो जो है तो एक दूसरे के कॉपरेशन के बारे में बात नहीं करता, यानी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, अ चाइल्ड में हैव हाई जेनेटिक पोटेंशियल फॉर इंटेलिजेंस बट परफॉर्म्स पुअरली ड्यू टू ए डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट, विच प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्टेड, यानी हाई आईक्यू का बच्चा है लेकिन एक माहौल उसको उस तरीके का नहीं मिला, वो दबाव का माहौल है, एहसास कमतरी का शिकार है, तो वो उसका परफॉर्मेंस क्या है, बहुत ही पुअर है। तो अब कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। पहला ऑप्शन कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, देखो मैच्योर है वो, सिखाया भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़ यहाँ पर आ रही कौन सी, हाई जेनेटिक पोटेंशियल है उसके पास और पुअरली जो है तो वो वहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर मैटर नहीं कर रही, ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम कि ये बच्चे को ज़्यादा पढ़ते आना चाहिए लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहे वैसे, तो ये वाला यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं आएगा। और जो है तो उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, जी नहीं, उसके ऊपर इम्पेक्ट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इम्पॉर्टेंट है। क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या बोल रहे हैं वहाँ पर, हाई जेनेटिक पोटेंशियल फॉर इंटेलिजेंस बट परफॉर्म पुअरली ड्यू टू ए डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट, यानी उसका इन्वायरमेंट वैसा उसको खुला इन्वायरमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से वो असर वहाँ पर देखने के मिला। तो वो सबसे बेटर क्या है, उसको प्रोडक्ट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है दोनों का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तब जाकर जो है तो वो एक हाई आईक्यू का बच्चा वहाँ पर ग्रोथ कर पाएगा। इस तरीके से हमारे ये 15 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सभी नोट्स पसंद आ रही हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप जो है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने दोस्तों को जो CTT देना चाहते हैं उनके तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके से हम CDP के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जल्द से जल्द। उसके बाद हम शुरू करेंगे EVS और इसके बाद मैथ्स, और सबसे लास्ट में जब एग्ज़ाम के हम डेट हमारे तक आ जाए तो हम उर्दू और इंग्लिश के ग्रामर पर फोकस कर लेंगे। और PYQs करने के डायरेक्टली बाद अब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा आपको। और ये थेरी सभी CTT के साथ साथ ही महा TT DSSS भी और इसी तरीके के KVS और रीट के एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप उर्दू मीडियम से पढ़े हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, इसी तरीके के कंटेंट आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे। चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।